गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी के 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज से हम पॉलिटिकल का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। इसका टॉपिक है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, हमें संसद क्यों चाहिए या संसद की आवश्यकता क्यों है। पार्लियामेंट आपने ज़रूर सुना होगा कि पार्लियामेंट क्या होता है। तो वी इन इंडिया प्राइड आवर सेल्फ ऑन बीइंग अ डेमोक्रेसी। हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। हेयर वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द आइडियाज़ ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड द नीड फॉर ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स टू हैव द कॉन्सेंट ऑफ देयर सिटीजन। इस चैप्टर में मतलब हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। तो इट इज़ दीज एलिमेंट्स दैट टुगेदर मेक अस अ डेमोक्रेसी एंड दिस इज़ बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो यही वे तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। So in this chapter we will try to see how the parliament enables citizens of India to participate in decision making and control the government, thus making it the most important symbol of Indian democracy and a key feature of the constitution। मतलब ये कि इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा चैप्टर व्हाई शुड पीपल डिसाइड, मतलब लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। ओके, इंडिया एज वी नो बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। भारत जैसा कि हम जानते हैं 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated। मतलब आज़ादी के लिए, इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था और people from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the idea of freedom, equality and participation in decision making। लोगों ने इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की जो बैकग्राउंड के जो लोग थे उन्होंने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता तथा समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। और अंडर कॉलोनियल रूल, जो औपनिवेशिक जो शासन होता है उसके अंदर, द पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ the decision that they took, but they face gave danger if they tried to criticize these decision। औपनिवेशिक शासन मतलब जो दूसरों का शासन जो होता है, जैसे ब्रिटिश का शासन था हमारे यहाँ, उसके तहत जो लोग थे ब्रिटिश सरकार से भयभीत या डरे हुए रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता। और द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन, जो स्वतंत्रता जो आंदोलन था उसने ये इस स्थिति को चेंज कर दिया। द नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स। जो नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवादी थे, खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे। तो एज फार बैक एज 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर विद द राइट टू डिस्कस एंड द बजट एंड आस्क क्वेश्चन। मतलब ये कि 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि जो लेजिस्लेचर है या विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। The Government of India Act 1909 allowed it for some elected representative। जो 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक
इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उसकी व्यवस्था को मंजूरी दे दी. While these early legislature under the British government were in response to the growing demands of the nationalists, they did not allow for all adults to vote nor could people participate in decision making. हालांकि जो ब्रिटिश सरकार थी उसके अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती जो लेजिस्लेचर थी जो राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी जो एडल्ट्स थे उनको ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था, ना ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे. तो इस तरह की सिचुएशन थी कुछ समय. तो एज यू रीड इन चैप्टर 1 द एक्सपीरियंस of colonial rule as well as the participation of different people in a struggle for freedom left little doubt in the minds of the nationalists that all person in independent India would be able to participate in making decision. मतलब जैसा कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा कि जो कॉलोनियल रूल है कि कॉलोनियल शासन के अनुभव से स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर जो राष्ट्रवादी हैं उनको ये विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं. विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर गोइंग टू बी सिटीजन्स ऑफ अ फ्री कंट्री. मतलब स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे. This did not mean that the government could do what is felt like. It means that the government had to be sensitive to people's need and demand. स्वतंत्रता लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी. इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा. तो द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड concrete in the Constitution of Independent India that laid down the principle of universal adult franchise, that all adult citizens of country have the right to vote. इसका मतलब ये कि सरकार को लोगों की ज़रूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा. स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया. इस संविधान ने सार्वभौमिक उसको बोलते हैं वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के सिद्धांत को अपनाया. और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है. तो ये हमारे यहाँ जब भारत स्वतंत्र हुआ तभी से, उसके पहले से ही ये चीज़ चली आ रही थी कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो उसमें सभी लोगों को डिसीजन लेने का अधिकार मिलेगा और वो मिल सकता है सिर्फ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से. द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, अब जो लोग हैं और उनके प्रतिनिधि. द टेक ऑफ पॉइंट ऑफ अ डेमोक्रेसी इज़ द आइडिया ऑफ कंसेंट, द डिज़ायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. मतलब सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है. मतलब कॉन्सेंट टेक ऑफ पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी इज आइडिया ऑफ कॉन्सेंट. मतलब सहमति का जो विचार होता है वो लोकतंत्र का महत्वपूर्ण बिंदु होता है. सहमति का मतलब है कि चाह मतलब इच्छा रखना, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी. It is the decision of people that creates a democratic government and decides about its functioning. जो लोकतांत्रिक सरकार, लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है. The basic idea in this kind of democracy is that the individuals or the citizen is the most important person and that in principle the government as well as other public institutions need to have the trust of these citizens. मतलब ये कि इस तरह की लोकतंत्र के पीछे मूल सोच ये होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर जो सरकार और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए. हाउ डज इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट. द व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है. वन वे ऑफ डूइंग सो एज यू रीड इज़ थ्रू इलेक्शन. मतलब एक जो जैसा कि आपने पहले पढ़ा है, मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है. पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स.
to the parliament. Then one group form from among these elected representatives form the government. मतलब ये कि लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं जो निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है और जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। The parliament which is made up of all representatives together control and guides the government. In this sense, people through their chosen representatives form the government and also control it. मतलब जो यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। तो लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ यही है। The above idea of representation has been an important theme of your class 6th and 7th social and political life textbook. मतलब कि जो ये आइडिया है, ये प्रतिनिधित्व का जो विचार है वो आप क्लास 6 और 7th की ये पॉलिटिकल की बुक में आप उसमें पढ़ चुके हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विचार था। यू आर फेमिलियर विद हाउ रिप्रेजेंटेटिव्स आर चूजन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। आप ये भी जानते हो कि सरकार के जो विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह से किया जाता है। अब लेट अस रिकॉल दिस आइडियाज़ बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्सरसाइज। मतलब ये कि अब इस आइडिया को एक बार फिर से दोहराते हैं। यूज़ द टर्म constituency and represent to explain who an MLA and how the person gets elected। मतलब ये कि जो विधायक होता है वो विधायक कौन होता है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है, इस बात को समझाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व शब्दों का प्रयोग करें। ये एक्सरसाइज है। ये डिस्कस विद योर टीचर द डिफरेंस बिटवीन अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा एंड द पार्लियामेंट लोकसभा। राज्य विधानसभा और संसद लोकसभा के में क्या फ़र्क है, इस बारे में अपने शिक्षक के साथ चर्चा करनी है। फ्रॉम द लिस्ट बिलो आइडेंटिफाई द वर्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड दैट ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट। नीचे दिए गए जो विकल्प हैं उसमें कौन सा काम राज्य सरकार के हैं और कौन से केंद्र सरकार के। ओके, पहला है द डिसीजन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद चाइना। मतलब ये चाइना के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखा जाएगा। ये जो डिसीजन है वो किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का? ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि ये नेशनल ये मतलब दो देशों के बीच का मामला है। द डिसीजन ऑफ द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू डिसकंटिन्यू बोर्ड एग्जाम इन क्लास 8th फॉर ऑल स्कूल अंडर दिस बोर्ड। मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षाओं को बाहर रखा जाएगा। ये स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन होता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ट्रेन कनेक्शन बिटवीन अजमेर एंड मैसूर। अजमेर और मैसूर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी। ये सेंट्रल का डिसीजन होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू 1000 रुपीज़ नोट। ये भी 1000 रुपये का नया नोट जारी किया जाएगा। ये सेंट्रल का डिसीजन होता है। अजमेर एंड मैसूर। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग वर्ड्स। ये करना है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन अवर टाइम्स आर यूजली रिफर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव्स डेमोक्रेसीज। इन रिप्रेजेंटेटिव्स डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, ओके, बट इंस्टीड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेटिक सरकार में जो लोग होते हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव्स आमतौर पर जो लोकतंत्र प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संज्ञा जो दी जाती है उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स लोकतंत्र में लोग डायरेक्ट हिस्सेदारी नहीं करते, बल्कि चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसके ज़रिए अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और ये प्रतिनिधि पूरी जनता के बारे में मिलकर फैसले लेते हैं। आज के दौर में ऐसी किसी सरकार को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता जो अपने लोगों को ये जो वयस्क मताधिकार है वो ना देती हो। इसका मतलब यह है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। इसे मैंने आपको ट्रांसलेट करके बता दिया। यू हैव रीड द मोस्ट इलेक्टेड मेंबर्स वेदर इन द
पंचायत और द विधानसभा और द पार्लियामेंट आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ 5 years. वाई डू वी हैव अ सिस्टम वेयर द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स पीरियड एंड नॉट फॉर 5? ये चीज़ आपको बतानी है कि आप पढ़ चुके हैं कि पंचायत राज विधायिका या संसद के लिए चुने जाने वाले ज़्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधियों को 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। ऐसा क्यों है कि जनप्रतिनिधियों को केवल कुछ सालों के लिए ही चुना जाता है, जीवन भर के लिए नहीं? ये आपको अपने शब्दों में इसके आंसर देने हैं, हालांकि लिखने नहीं है। हम क्लास में होते तो इसके बारे में ज़रूर चर्चा करते। You have read that people participate in other way and not just through elections to express approval or disapproval of the action of government. Can you describe 3 such ways through a small skit? अभी पढ़ चुके हैं कि सरकार की कार्रवाई पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए लोग केवल चुनाव का ही इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वे दूसरे रास्ते भी अख्तियार करते हैं। क्या आप छोटे से नाटक के ज़रिए इस तरह के 3 तरीके बता सकते हैं? तो ये था हमारा 3rd चैप्टर पॉलिटिकल का, जो आज हम यहीं पर रोकते हैं। इस बारे में आप सोच सकते हो, ये जो यहाँ पर पॉइंट दिए हैं, जो क्वेश्चंस दिए हैं, और इसके आगे का हम कल करेंगे।